So good morning to all the students of Pride India Central School and all the students worldwide. So today we'll be discussing about the chapter Federalism of the Indian polity which is the chapter Federalism of class 10th in SST. So basically we need to understand that what are the various forms of the government that are working today and in various other countries. Like what are the different forms of the government that we have in India compared to what are the different forms of the government that we have in any other country. So the basic first thing that we need to understand is what is federalism. Federalism hota kya hai? What do you understand by federalism? As we have studied in our various previous classes about the different forms of the government, we have studied the different forms of the government. We have studied about the different forms of the government. What are the different forms of the government we had? If I talk about this, we have studied about the unitary form of the government, then we have studied about monarch form of the government, then we have also studied about the dictatorship form of the government, and we have, so like this we have studied about many forms of the government, है ना. एक जगह जहाँ dictatorship, where we had the so called the great Hitler, है ना, who dictated over the whole Germany. And then we have the monarch form of the government where the king was the king used to be in power, जहाँ पे राजा ही पावर में हुआ करते थे. Then we have the unitary form of the government जहाँ पे एक सिंगल गवर्नमेंट होती है. The government is not subdivided, जहाँ पे एक सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक सिंगल ही सरकार होती है, वहाँ पे कोई और दूसरी सरकार नहीं होती. Then we have the authoritarian form of the government. We had the authoritarian form of the government जहाँ पे क्या है कि एक ऐसा बंदा जिसके अंदर सारी अथॉरिटी है ना, और वही उसको चलाता है. तो इस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमने पुराने जमाने में देखे थे. लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज आधुनिक जगत की बात करें, तो आज क्या है हमारे पास, अगर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमारे पास जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो इंडिया में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? वी हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इवन नॉट ओनली इन इंडिया, we have the federal form of government in US, in Switzerland, in Spain, in India and various other countries. We have the federal form of government. और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी दो तरह से गवर्नमेंट होते हैं. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी दो तरह से गवर्नमेंट होते हैं. मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से होते हैं. ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं. अगर आप फेडरलिज्म की बात करें, फेडरल की बात करें, इसमें भी दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं, है ना. सिर्फ तरीका अलग होता है, चीज वही होता है, तरीका अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे देश को ले लीजिए, इंडिया को. दूसरा फॉर एग्जाम्पल आप यूएस को ले लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स को. दोनों में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इंडिया में भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएस में भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. लेकिन फर्क क्या है दोनों में, ये जानना जरूरी है. इंडिया में क्या है कि हमारा देश, कंट्री एज अ होल है. फॉर एग्जाम्पल हमारा कंट्री जो है वो एज अ होल है. ओके, हमारा कंट्री इंडिया जो है एज अ होल है. उसमें कई सारे स्टेट्स हैं. आपको जम्मू कश्मीर है, फिर आपको यहाँ पे हिमाचल होगा, आपको फिर दिल्ली से यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, बिहार है, यूपी है ना, यूपी है, बिहार है. तो अलग अलग स्टेट्स हैं आपके, विभाजित अलग अलग स्टेट्स हैं आपके यहाँ पे. ठीक है. यूएस में भी क्या है, यूएस में भी अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये यूएस एज अ होल कंट्री है. लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत सारे सब डिविजन्स है ना. कहीं पे न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, फिर आपको कैलिफोर्निया है. तो ये सब अलग अलग चीजें, अलग अलग इसमें प्रांत है, इसमें भी अलग अलग प्रांत है. लेकिन भारत में क्या है कि भारत एज अ कंट्री एज अ होल है, और इसको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है. इंडिया एज अ कंट्री इज अ होल, है ना. इंडिया एज अ country is a whole, but it has been divided into many states. इसमें क्या किया गया है, भारत को जो है कई स्टेट्स को विभाजित करके, कई स्टेट्स को विभाजन कर दिया गया. फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा पूरा भारत है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये मानचित्र देखें तो ये पूरा भारत है. सॉरी, ये फिगर अच्छे से नहीं बना है इसके लिए. ठीक है, तो ये मान लीजिए ये पूरा भारत है ना. तो इसमें क्या है, ये एक प्रांत है मान लीजिए, फिर ये एक प्रांत है, ये एक प्रांत है, मतलब स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं,
यूपी एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, ठीक है, झारखंड एक स्टेट है, फिर यहाँ आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो ऐसे ऐसे क्या है हमारे पास 28 स्टेट्स हैं हमारे पास, और क्या है 9 यूनियन टेरिटरीज है। अभी हमारे पास क्या है 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ है कि भारत एज अ देश पूरा होली एज अ देश है, मतलब पूरा एज होली एज अ कंट्री है, लेकिन हमने क्या किया इसको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया था तो उस समय क्या किया था, अलग अलग स्टेट्स में हमने भारत को डिवाइड किया ताकि वहां पे जो अलग अलग उनकी गवर्नमेंट हो सके। यूएस में क्या है, यूएस में इसका उल्टा है, अलग अलग स्टेट्स है। मान लीजिए ये एक स्टेट है, 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 ये सब स्टेट आपस में मिल के इन लोगों ने क्या किया है, एक कंट्री को बना लिया है ना। तो यहाँ पे क्या है, वहां पे जैसे आपको इंडिया में क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर्स हैं, ज्यादा चीजें हैं एक्सरसाइज करने के लिए, कंपेयर टू अमेरिका में जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शायद उतनी ज्यादा पावर्स नहीं है जितनी हमारे देश में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। फॉर एग्जांपल इन रूलिंग अभी जो बीजेपी के पास पावर है, जितनी पावर है उतनी पावर शायद वहां के जो हमारे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, शायद जो वहां पे हमारे क्या ट्रम्प है जो वहां पे, तो वहां पे जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो सरकार है उनके पास शायद उतनी पावर्स नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पावर है। तो बस फर्क यही है, दोनों फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों ने ही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। फर्क यहाँ क्या है कि हमने एक पूरा एक, इसको अगर सिंपल भाषा में आप समझो कि ये पूरा एक भारत है और इसने क्या किया है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रांत में अपने आप को विभाजित कर दिया है ताकि जो है दोनों की अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है अलग अलग अपने पावर्स को शेयर कर सके और अलग अलग पावर्स पे वो प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर सके। इनका दायरा क्या है ये इन्हें पता रहे, और फिर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीजों पे रूल कर सकती है उन्हें पता रहे। बल्कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एज अ होल नहीं है, यहाँ पे कई छोटे छोटे प्रांत जो है वो मिलके जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा सा कंट्री बना लिया है जिसको बोलते हैं हम यूनाइटेड स्टेट, इसलिए उसमें नाम आता है यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब क्या है, एक साथ होना। तो कई छोटे छोटे प्रांत हैं, कई छोटे छोटे प्रांत हैं जो क्या हुए हैं, जो एक साथ मिलके आ गए हैं। मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार क्या होता है, उसमें माँ होते हैं, पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, पिताजी होते हैं, बच्चे होते हैं। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अमेरिका की तरह हो गया, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये पर्सनली क्या है, व्यक्तिगत रूप से ये सब अलग है, लेकिन ये सब क्या हो गया, मिलके एक फैमिली बना लिए। भारत में जबकि क्या है कि भारत में एक ज्वाइंट फैमिली की तरह काम करते हैं। भारत क्या है, एक ज्वाइंट फैमिली की तरह है ना, जो एक बहुत बड़ी फैमिली है वहां पे। लेकिन क्या होता है वहां पे कि अगर दो भाई हैं वहां पे, तो एक भाई यहाँ पे, एक भाई यहाँ पे, फिर यहाँ पे तो क्या इन लोगों ने क्या अपने अपने जो है चीजों को विभाजित कर लिया है कि देखिए अगर हमारा जो है हमारा हिस्सा यहाँ तक आता है तो हमारी जो है हमारी हिस्सेदारी यहीं तक रहेगी, इसके आगे जो है हमारे बड़े भाई की या छोटे भाई की हिस्सेदारी रहेगी। तो यही फर्क है दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बाकी कोई फर्क नहीं है। बल्कि जबकि दोनों भारत और अमेरिका दोनों ने ही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। तो मुझे लगता है कि आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसे क्या समझिए, भारत को आप सिर्फ यही समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा समूह है, और उस समूह को हमने विभाजित कर दिया है अलग अलग प्रांत में। इसको आप यही समझिए कि ये अलग अलग प्रांत हैं, ये अलग अलग छोटे छोटे अंडे हैं, और सभी अंडों को हमने मिला के एक साथ एक ग्रुप बना दिया है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अमेरिका में जो है वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सिर्फ दोनों की द वे ऑफ फंक्शनिंग अलग है, बल्कि जो बेसिक स्ट्रक्चर पे वो खड़ा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर पे वो खड़ा है, वो दोनों में सेम। तो चलिए आपको मैं आगे पढ़ के बताता हूँ इसके बारे में तो क्या क्या होता है यहाँ पे। तो पहला है यहाँ पे कि you recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give the powers to the regional government, है ना। मतलब जब ऐसा देखा गया था कि जब बेल्जियम में जो सरकार थी उसमें क्या हुआ, उनको विभाजित किया गया ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर्स थी। उस समय क्या थी, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, है ना। उस समय क्या था,
ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि सारी जो पावर्स हैं वो एक ही आदमी के पास सीमित रहती है ना, सारी जो पावर्स हैं वो एक ही आदमी के पास सीमित रहती है। यूनिटरी में क्या होता है कि सारी जो पावर्स हैं पूरी एक ही आदमी के पास कंसंट्रेटेड रहती है। पावर है ना, पावर इज देयर इन द हैंड ऑफ a single person और few persons, है ना, या 2-3 लोगों के साथ ही वो जो है पावर्स रहती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पावर जो है एक सिंगल आदमी के पास रहती है या फिर कुछ लोगों के ही पास रहती है। तो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने कहा कि नहीं, हम जो है इसको क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, है ना, इस पावर को जो हम क्या करेंगे, हम इसको शेयर करेंगे। They had their roles and powers, but all the powers were given to the government and could be withdrawn by the central government. The changes that took place in 1993 was that the regional government was given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. अब क्या हुआ, उन लोगों ने पावर शेयरिंग कर दिया। तो जैसे हमारे देश में क्या है, सबसे पहले क्या आपको, सबसे पहले हमारे देश में अगर आप देखें, इंडिया में सबसे पहले क्या है, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। दूसरा क्या है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स है, दूसरा हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स है, और तीसरा क्या है जो कि 1992 में इनेक्ट किया गया था, तो हमारे पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर 1992 में इनेक्ट किया गया एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, है ना। एक 1992 में एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनेक्ट किया गया था जिसको हम लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज भी बोलते हैं, पंचायती राज भी बोलते हैं, जिसके लिए गांधी जी बहुत ही इसके लिए समर्पित थे। गांधी जी का ये मानना था कि अगर देश का विकास होना है, अगर हमारे देश का विकास होना है, भारत का विकास होना है, तो गांव का विकास सबसे पहले जरूरी है। हाँ, मैं भी ये मानता हूं कि वी नॉट ओनली नीड स्मार्ट सिटीज बट ऑल्सो वी नीड स्मार्ट विलेजेस। हमें सिर्फ स्मार्ट सिटीज की जरूरत नहीं है बल्कि हमें स्मार्ट विलेजेस की भी जरूरत है। अगर हमारा विलेज स्मार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है रास्ते पे आएंगी, फिर ऑटोमेटिकली हमारा स्टेट, तो हमारा सिटी स्मार्ट होगा, हमारा स्टेट स्मार्ट होगा, और फिर हमारा कंट्री स्मार्ट होगा, है ना। तो लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गांधी जी की बहुत रुचि थी, जिसको वो बोलते थे कि ग्राम जो हमारे विलेजेस हैं, जो हमारे ग्राम्स हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, वो खुद से अपनी चीजों को कर सके, खुद से वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, खुद से वो रोजगार बना सके, है ना। तो सेल्फ रिलायंट, है ना, उनका बहुत बड़ा एक मोटो था कि हमारी जो देश की पंचायत है, हमारे जो देश के गांव हैं, वो खुद पे आत्मनिर्भर हो। तो हमारे पास अभी 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट, एक है लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको क्या होगा वो पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है वो पता है, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं। और लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है, ये जिला परिषद होता है, ये जिला परिषद, या फिर आप इसको यहाँ पे मेयर भी बोलते हैं। यहाँ हम लोग शहरों में से मेयर भी बोलते हैं ना, गांव में से जिला परिषद बोलाता है, यहाँ पे मेयर्स होते हैं, डिप्टी मेयर्स होते हैं, है ना। और इनके जो हेड होते हैं आईएएस ऑफिसर होते हैं, इनके जो हेड क्या होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं ना। तो ये 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे भारत में अभी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 1992 के पहले जो है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये सिर्फ पेपरों पे थे। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो थे, पंचायती राज जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो थे, लेकिन ये सिर्फ पेपरों पे थे। 1992 में इसको एक्चुअली लाया गया, एक्चुअली इसे इनेक्ट किया गया, और फिर ये हमारे मुख्य धारा से जुड़ गया, फिर ये हमारे जो है मेन स्ट्रीम से जुड़ गया। उसके पहले हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स हुआ करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स है। जहां पे कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उस पे देखते हैं। तो हमने क्या देखा, द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 was that the regional government was given constitutional powers that were no more and that were no more dependent on the central government. Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government, है ना। और बेल्जियम ने क्या किया, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कहां शिफ्ट कर गए वो, दे शिफ्टेड टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे शिफ्टेड टुवर्ड्स अ
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं आशा करता हूं कि आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूरी डिफरेंसेस पता चल गई होंगी। बहुत सिंपल सी बात है, यूनिटरी में क्या होता है, एक सिंगल बंदे के हाथ में या फिर कुछ ही बंदों के हाथ में पावर्स होते हैं, बल्कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक प्रॉपर हायरार्की होती है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, और अब तो हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और सबके पास अपनी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है। ठीक है ना। श्रीलंका continues to be for all practice purpose a unitary system where the national government has all the power. Tamil leaders want Sri Lanka to be a federal system. मतलब श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में आज भी क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही एक गवर्नमेंट है, उन्हीं के पास सारी पावर्स हैं। लेकिन वहां के जो तमिलियंस हैं और जो वहां पे तमिल लीडर्स हैं, वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वहां पे भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वहां पे भी सरकार का विभाजन हो, है ना। स्टेट्स के लिए अलग सरकार हो, सेंटर्स में अलग सरकार हो, और शायद पंचायती राज में भी वो अलग सरकार ही चाहेंगे, जिस तरह से भारत का हमारा संविधान बना हुआ है। Federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and the various constituents of the country. मैंने आपको बार-बार बताया है, the central authority, then the state government and the local self government. Usually a federation has two levels of government. Basically काफी जगहों पे अभी भी आप दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही पाएंगे, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, जबकि हमारे देश में जो थ्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ये यहाँ मानना था, और गांधी जी का भी ये बहुत ज्यादा मानना था कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो हमारे देश की जो है गांव को आगे बढ़ना पड़ेगा, और गांव की समस्या को गांव के बंदे से अच्छा कोई और नहीं समझ सकता है, गांव की समस्या को वहां के लोगों से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है। तो हमें क्या चाहिए कि वहां के लोग हो जो हमें स्टेट में और सेंटर में रिप्रेजेंट करें। इसलिए यहाँ पे जिला परिषद और सरपंच पंचायत समिति की गठन होती है, ताकि ये लोग जो है अपनी जगह के चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हैं। कोई सेंटर में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, या फिर कोई स्टेट में बैठा हुआ है, मान लीजिए बिहार की राजधानी पटना में बैठा हुआ है, या फिर छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ है, या फिर कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में बैठा हुआ है, तो उसे शायद उतना नहीं पता होगा एक्चुअली इस गांव के बारे में कि किस गांव में क्या चल रहा हो, किस गांव में किस तरह से तरक्की होनी चाहिए, क्योंकि हर एक गांव ही अपने आप में एक अलग होता है। तो हर गांव की प्रणाली भी अलग होती है, उसे डेवलपमेंट करने के तरीके भी अलग होंगे। तो शायद ये उन लोगों को पता नहीं होगा जो सेंटर में दिल्ली में बैठे हो, या फिर जो अपने स्टेट्स के कैपिटल्स में बैठे हो। तो इसलिए जरूरत था, ये मानना था कि वहां पे एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, जो वहां की चीजों को समझे, जो वहां के लोगों के बारे में बेहतर जानती हो हमसे, और वो हमें आके बताए, और फिर वहां पे जो है हम हम उसमें जो है बदलाव करेंगे, सुधार करेंगे, और उसमें डेवलपमेंट की बात की जाएगी, और डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा। So the other form of government are the levels of provinces or the state that look after their own states. Both these levels of government enjoy the power of independency to each other. ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे। In the sense, federation are contrasted with unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government, or the subunits are subordinate to the central government. The central government can pass an order to the provincial or the local government, but in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. इसमें क्या होता था, जैसे आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें क्या है, अगर कोई एक सेंटर पे बैठा हुआ बंदा है या कुछ बंदे हैं, तो ये क्या करते थे, अगर इनके नीचे भी कोई और इन्होंने अगर अपॉइंट करके रखा हुआ है, तो ये उन्हें बताते थे उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से होना चाहिए। तो जो इनके नीचे काम कर रहे थे, जो इनके नीचे इन्होंने अपॉइंट करके रखा था, उनको जो है यही बताते थे क्या करना। वो अपने से खुद से कुछ और नहीं कर सकते थे, वो अपने से खुद से कुछ और नहीं। अगर मान लीजिए कि आपका एक स्कूल एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए वहां पे प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, आपको सीनियर टीचर्स हैं, आपको लैब टेक्नीशियंस हैं, कई सारे लोग हैं। तो अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ने बोला और सबको यही सुनना है, प्रिंसिपल ने ये कह दिया और सबको यही मानना है कि नहीं ऐसा ही होगा, भले ही प्रिंसिपल को लैब के बारे में कोई ज्ञान ना हो, भले ही प्रिंसिपल को ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई ज्ञान ना हो, भले ही प्रिंसिपल को आपके कोई सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान ना हो, है ना, भले ही वो प्रिंसिपल हो, मान लीजिए वो किसी एक सब्जेक्ट में पारंगत है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर उन्हें
साइंस अच्छे से आता है तो वो साइंस के बारे में अपनी सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर वो मैथ्स के बारे में सलाह देने लगे, सोशल साइंस के बारे में सलाह देने लगे, हिंदी के बारे में सलाह देने लगे और लोगों को वो मानना ही पड़े कि नहीं क्योंकि प्रिंसिपल सर ने कहा है और वो चूंकि एक डिक्टेटर की तरह है तो जो उन्होंने कहा है वही मानना है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है स्कूल की जो है व्यवस्था क्या होगी, इससे जो स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं बनी रहेगी क्योंकि वो उन चीजों पे सलाह दे रहे हैं जिनका उनके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन जब हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर सेंटर है, स्टेट है, तो सेंटर के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, अगर हमारे पूरे भारत के जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो नेपाल के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो आपको बांग्लादेश के साथ हो, इन सब चीजों को अगर देखना है तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बकायदा बखूबी देखती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू एनीथिंग विद द कंट्री बाउंड्रीज, क्योंकि ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रोटेक्ट करना होता है और ये उन्हीं के ही अंडर आता है। अब फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ उनकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है। फॉर एग्जांपल जो है आपको फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें बीपीएस ले लें, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, वो खुद अपनी तरह से वो एग्जाम को कंडक्ट करता है और अपनी तरह से वो वैकेंसीज उसकी निकालता है। फिर फॉर एग्जांपल अगर टैक्सेशन है तो स्टेट का एक अपना हिस्सा होता है टैक्सेशन, उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर हस्तक्षेप नहीं करती है। कितना परसेंट सेस लगाना है, कितना परसेंट टैक्स लगाना है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल प्राइसेस है, अगर पेट्रोल की दाम मान लीजिए कच्चे तेल की दाम 40 रुपए है ना, तो उसमें क्या है स्टेट गवर्नमेंट अपनी लगाती है, सीजीएसटी लगाती है, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी लगाती है उस पे, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी लगाया जाता है उस पे। तो इस पे जो है स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर है और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ना कोई दबाव दे सकता है और ना कोई सलाह दे सकता है इसमें, है ना, कि इसमें क्या करना चाहिए, है ना। बातचीत अलग बात है कि बातचीत हो सकती है, दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है, कुछ कहना है, कुछ अगर अच्छाई है तो वो हो सकती है उन बातों पे। लेकिन एसजीएसटी में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी पूरी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो उस पर कितना सेस लगाए। तो ऐसे कुछ पावर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे दबाव नहीं बना सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। So, but in the federal system, the central government cannot order the state government to do something. State government has power of its own for which it is not answerable to the central government. Both the governments are separately answerable to the people. लेकिन सारी सरकार जो है जनता को answerable है ना, because the people are the king maker। देखिए जैसे बिहार में भी इलेक्शन चल रहा है, अब किंग मेकर्स की बात हो रही है तो जनता जनार्दन है। अभी तो नेताजी आके जनता के पैर पे भी गिर जाएंगे कि भाई हमें वोट दे दीजिए, हमसे अच्छा कोई नहीं है, और फिर 5 साल तक वो नदारत रहेंगे। इस बार जो टिकट दिए गए हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, बहुत सारे क्रिमिनल्स को टिकट दिए गए हैं, है ना। आरजेडी ने बहुत सारे क्रिमिनल्स को टिकट दिए, यहाँ तक कि कुछ बीजेपी ने भी कुछ क्रिमिनल्स को टिकट दिए हैं, जेडीयू ने भी कुछ क्रिमिनल्स को टिकट दिए हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो आरजेडी ने सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स को टिकट दिए हैं। तो ये सब बात अलग है, ये सब तो पॉलिटिकल चीजें हैं और ये सब जनता को समझने की बातें हैं। जब तक जनता नहीं जागरूक होगी तब तक ये देश के नेता जो है आपको ऐसे ही बुड़बक बनाते रहेंगे, आपको ऐसे ही बेचते रहेंगे। और हमें इसलिए जरूरत है, बिहार में एक पहल की सरकार की जरूरत है, जो कि बहुत ही जरूरत है। कोई और सरकार नहीं चलेगी। 15 साल हमने एक सरकार को देखा है, 15 साल हमने दूसरी सरकार को देखा है, लेकिन अब ये दोनों सरकार नहीं चलेगी क्योंकि ये दोनों सरकार पूरी तरह से विफल रही है। तो खैर वो दूसरी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Let us look at some of the key features of federalism. There are 2 or more levels of the government, है ना। मैंने आपको जैसे बताया की फीचर्स में क्या है, there are 2 or more levels of government, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये तो होता ही होता है। कई जगहों पे जो है लोकल गवर्नमेंट भी होते हैं। different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी हमारे देश के ही जनता के लिए है, उन्हीं की भलाई के लिए, उन्हीं के संरक्षण के लिए। स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे देश की जनता के लिए है, उन्हीं के संरक्षण के लिए, लेकिन वो स्टेट्स में है और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत में है और उनका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन मतलब होता है दायरा, किन दायरों में आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं काम कर रहे हैं,
सपोज आप एबीसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक सर्टेन पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपका एक जुरिस्डिक्शन होता है, एक एरिया होता है कि इसके बाहर आपकी नहीं चलेगी, है ना। ये जो है यहाँ तक आपका दायरा है, इसके अंदर आप रह के काम कर सकते हैं, इसके अंदर जो है आप परमिशन दे सकते हैं, आप परमिशन ग्रांट्स कर सकते हैं या परमिशन विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर जो है एक सर्टेन एरिया के बाहर आपके पास जो है पावर्स नहीं होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मान लीजिए उसमें अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को ले लें, मान लीजिए आप एसपी को ले लें, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे हम बोलते हैं, उनका क्या होता है, उनका भी एक दायरा होता है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उनका दायरा है। सपोज एबीसी डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं, तो एबीसी डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर जो है उनकी सुप्रीमेसी चलेगी, है ना। जो वो कह रहे हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसके उनके लिए जो उन्हें जो इंप्लीमेंट करना पड़े वो करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई एसपी पटना है और वो बोले कि नहीं मैं जो है एसपी बेंगलुरु मैं वहां चलाना चाहता हूं, मतलब कोई एसपी पटना है बोले कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वो बेंगलुरु में होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। और वो कहे कि नहीं मैं लॉ एंड ऑर्डर पटना में नहीं बेंगलोर में करना चाहता हूं, तो नहीं वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन वो नहीं है, उनका दायरा वो नहीं है, वो जिस जगह पोस्टेड है वही उनकी दायरा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बेसिकली इन नो स्पेसिफिक मैटर्स अंडर लेजिस्लेशंस टैक्सेशन मैटर्स। ठीक है, इन स्पेसिफिक मैटर्स सच एज लेजिस्लेशंस, है ना, आपकी जो सरकारें बनती हैं उसमें लेजिस्लेचर, टैक्सेशन जो आप टैक्स लेते हैं हम, है ना, आम जनता से वसूलते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया अभी जो एसपीजी हैं उनका एक दायरा है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सब कुछ शांतिपूर्वक रखना। नाउ तीसरा पॉइंट हम चलते हैं, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल और टियर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखित संविधान है। आपको मैं बता दूं जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है, और फिर जो हमारा संविधान है भारत का वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। कोई दूसरा ऐसा देश नहीं जिसका इतना बड़ा लिखित संविधान हो, इतने शेड्यूल्स हो उसमें, है ना, इतने उसमें शेड्यूल्स हो, इतने ज्यादा उसमें लिखी हुई चीजें हो, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। और ब्रिटेन जो है जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, ब्रिटिश वहां पे कोई लिखित संविधान नहीं है, सब कुछ मौखिक है, कोई भी चीज लिखित नहीं है। बल्कि अमेरिका में और इंडिया में हमारे पास एक लिखित डॉक्यूमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, so the jurisdiction of the respective levels of the tiers of the government are specified in the constitution, so the existence and the authority of each tier of the government is constitutionally guaranteed। जैसे आपका 6 फंडामेंटल राइट्स है वो आपका गारंटीड है, दुनिया में कोई भी चाहे आपसे नहीं छीन सकता है। वो द 6 फंडामेंटल राइट्स जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो कोई भी चाहे, दुनिया में कोई भी, अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो वो आपसे नहीं छीन सकता आपका वो जो 6 फंडामेंटल राइट्स है। उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये क्या है, फंडामेंटली जो है इसे इम्बाइब किया गया है, और ये पूरी लिखित में है कि किस गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स है और क्या क्या किन किन चीजों में वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। सॉरी, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government, such changes require the consent of both the level of government। अगर मान लीजिए कुछ चेंज करना, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 जो हमने चेंज किया कि जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक अंश है और वो हमारे देश से अलग नहीं हो सकता है ना, वहां पे हमारे देश से अलग रूल्स नहीं चल सकती है लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वो हमारे देश का है। तो हमारे देश में जो हो रहा है, जो बाकी जगहों पे जो बाकी स्टेट्स में हो रहा है वही वहां भी होना चाहिए। तो क्या हुआ उसमें, ना ही सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट साथ आई बल्कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी आए, है ना। तो दोनों के मंजूरी से, और ये बोथ द हाउसेस में, दैट इज द अपर हाउस दैट इज द राज्यसभा एंड द लोअर हाउस दैट इज द लोकसभा, दोनों हाउस में पास किया गया इसे, है ना, दोनों हाउस में इसे पास किया गया स्पेसिफिक मेजोरिटी से। और तभी तो ये क्या हुआ, उसके बाद जब ये दोनों हाउस में पास हो गया, फिर ये जो है हमारे राष्ट्रपति के पास श्री रामनाथ कोविंद जी के पास गया, और वहां पे फिर उन्होंने उसे साइन किया। और जैसे ही राष्ट्रपति किसी भी चीज पे साइन करते हैं, दैट बिकम्स अ लॉ। जिस समय से उन्होंने साइन किया है, जैसे उन्होंने साइन किया उसके बाद से वो क्या होता है, वो कानूनी तौर पे वो कानून बन जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं अगर कोई भी चीज बदलनी है हमारे देश में, हमारे भारत में, तो वहां पे क्या है, बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू give their own consent, that to a majority consent होना चाहिए उन चीजों के बीच में, तभी जो है वो जो है
एक लॉ बन पाएगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनली पास होगा और उस पर फिर जो है हमारे राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगे और फिर वो एक रूल ऑफ लॉ बन जाता है। ठीक है। The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government, or such changes require the consent of both the levels of the government. Court has the power to interpret the constitution and the power of different levels of the government. The highest court acts as the umpire if dispute arises between different levels of the government in the exercise of their respective powers. अब मान लीजिए दो गवर्नमेंट के बीच में ही लड़ाई हो गई, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी एक ABC मान लीजिए मुद्दे पे लड़ाई हो गई, वो दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कौन बीच में हस्तक्षेप करेगा? फिर जो है सुप्रीम कोर्ट बीच में आएंगी, है ना, सुप्रीम कोर्ट बीच में आएंगी, फिर वो दोनों को आपस में बैठा के समझाएंगी कि नहीं ऐसा है, इसे ऐसे इस रूप से किया जा सकता है, इसमें ये सब संशोधन होनी चाहिए, फिर जो है ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो क्या होता है, अगर दो गवर्नमेंट में लड़ाई होती है तो या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट ये बीच में हस्तक्षेप करते हैं, दे कम इन बिटवीन and then they solve the matter. Sources of revenue of each level of government are clearly specified to ensure their financial economy, है ना। तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की किन किन चीजों पे उसका अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट का किन किन चीजों पे अधिकार है और लोकल गवर्नमेंट का किन किन चीजों पे अधिकार है, ये सब कुछ जो है हमारे संविधान में पूरी तरह से लिखित है और पूरी तरह से अच्छी रूप से इसे दिया गया है। एक पूरी तरह से क्लियरली स्पेसिफाई किया गया कि ये जो चीजें हैं ABC, ये चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में के अंतर्गत आती हैं, XYZ ये चीजें जो है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आती है, और समझ लीजिए कुछ LMU ये सब चीजें जो है लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो है कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि हम स्टेट गवर्नमेंट में हस्तक्षेप कर सकें तो वो पॉसिबल नहीं है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में हस्तक्षेप कर सकें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। The federal system thus has dual objective to safeguard and promote the unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. हमारे देश में या किसी भी देश में रीजन बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसे अभी आपने देखा मुंगेर में दंगा हो गया क्योंकि ऐसा ऑर्डर दिया गया था, ऐसा कहा गया था कि चूंकि इलेक्शंस सर पे हैं तो जो दुर्गा माता की जो मूर्ति है उसे जल्दी भसानी पड़ेगी, उसे जल्दी विसर्जन करना पड़ेगा, उसके कारण जो है पूरा मुंगेर आप देख रहे हैं दहल रहा है, जल रहा है, पूरे मुंगेर में दंगा हो गया है। तो वही इसमें क्या है कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे ना ही सिर्फ डेवलपमेंट को साथ में लेके चलना है बल्कि उसे जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करते रहना है ना, कि देश में दंगा ना हो, रिलीजन के कारण कोई भी देश में उपद्रव ना मचे, ये भी उनको इसका ख्याल रखना है। Therefore, the two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, है ना। तो जो एक अच्छा संविधान होता है, एक अच्छा फेडरल सिस्टम होता है, एक अच्छी गवर्नमेंट की मिसाल होती है, वहां पे क्या है स्टेट और सेंटर के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू फेडरेशन. So this balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kinds of routes through which federation has been formed. मैंने आपको पहले बताया है दो तरह की चीजें हैं जिस तरह से फेडरेशन बनता है। एक जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो फेडरेशन बना है वो एक तरीके से बना है, एक जो हमारा भारत है वो जो एक फेडरेशन बना है वो अलग तरीके से बना है। उसके बारे में यहाँ बताया गया है जो मैंने आपको पहले अच्छी तरह से समझाया है। तो मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ। The first route involves independent states coming together to form a bigger unit. जो अमेरिका में हुआ क्या, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग प्रांत, जिसे हम हिंदी में प्रांत कहते हैं, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग प्रांत जो है एक साथ आए और फिर उन्होंने क्या बोला कि हम एक देश बन गए हैं, तो वो एक देश बन गए है ना। अलग अलग स्टेट्स एक साथ आए और फिर वो एक पूरी तरह से देश बन गए। जैसे कि आपने क्या यहाँ पे आपने ग्रुपिंग कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 सेब लाए, सबको एक साथ रख लिया और उसे एक बॉटल मान लीजिए एक समझ लीजिए एक
किसी एक जगह रख लिया, एक जगह आपने उसे एकत्रित कर लिया, तो क्या होगा, वो एक हो गया, वो यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह हो गया कि वहां पे अलग अलग सेब जो है मिलके एक यूनिट बनाया उन्होंने, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 किलो सेब चाहिए तो क्या होता है, वहां पे 4-5 सेब मिलके 1 किलो बनाते हैं, तो क्या हो गया, वो एक आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया जो यूनाइटेड स्टेट्स में काम करती है। अब आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे और उसके पास एक कार्टून सेब भरा हुआ, आपने उसे बोला मुझे जो है उसमें से सिर्फ एक सेब चाहिए, तो क्या वो आपको एक सेब निकाल के देगा। तो हमारे इसमें क्या है, हमारे जो इंडिया हमारी कंट्री है वो जिस तरह से फेडरेशन में बनी है उसमें क्या है कि वो पूरी एक कार्टून है, उसके अंदर अलग अलग सेबों को डाला गया है, मतलब वो एक पूरी एक एज अ होल एक कंट्री है और उसमें अलग अलग स्टेट्स को विभाजित किया है। बल्कि अमेरिका में क्या है, अलग अलग स्टेट्स मिलके एक कंट्री बनाए हैं, हमारे यहाँ एक कंट्री से विभाजित करके अलग अलग स्टेट्स को बनाया गया है, यही है वहां पे। तो कंट्रीज लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे यही है कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को जोड़ के पूरी कंट्री बनाई गई है। लेकिन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड स्पेन में क्या है, पूरे एक कंट्री को पूरा एक कंट्री एज अ होल है और उसको जो है अलग अलग प्रांतों में फिर बांटा गया है। The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. India, Spain and Belgium are examples of this type of government, जो मैंने आपको बताया अभी। The central and the state government tend to be more powerful vis-a-vis। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो आपका दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो भारत में है, जो दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या है कि वहां पे सेंट्रल जो स्टेट जो सेंट्रल जो उसमें जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास क्या है, उसके पास जो है ज्यादा पावर्स होती हैं। जैसे कि हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे फेडरलिज्म में भी दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक जो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है और एक जो इंडिया में होता है। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर्स हैं कंपैरिजन टू वो गवर्नमेंट जो अमेरिका में है, जो डोनाल्ड ट्रंप सर की गवर्नमेंट है। और वहां पे आपको पता वहां पे दो ही पार्टियां हैं, है ना। फॉर एग्जांपल वहां पे सिर्फ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दो ही पार्टी है। इंडिया में 72 पार्टी है, इंडिया में कई आपको 200 से ज्यादा पार्टीज है और हर पार्टी जो है आपको यही कहती है कि हम आपका भला करेंगे, आपका उत्थान करेंगे। और 200 पार्टी से ज्यादा होने के बावजूद भी भारत का भलाई कहीं नहीं होता दिख रहा है ना। तो वहां पे क्या है कि वहाँ जो हमारे देश का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो इन प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी है उसके पास, उसके प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स है। और हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बल्कि अब अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। तो वहां पे उनको कम पावर्स है बनस्पत हमारे देश में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के बनस्पत उनको जो है अपने देश में वहां पे कम पावर्स है, ठीक है। आगे वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव यूनिक पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। अब हम आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, है ना। भारत को क्या एक ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाता है ना, फेडरल देश बनाता है। और कई हम लोग आगे फिर पंचायती राज के भी बारे में डिस्कस करेंगे। आपके किताबों में इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमेशा किताबी कीड़ा बनना और किताबों से ही सिर्फ पढ़ना, किताबी चीज़ों में ही सिर्फ ध्यान देना, तो और सिर्फ इसलिए पढ़ना कि हमें पास करना है, ये बहुत ही गलत बात है और इससे हमारा देश कहीं नहीं आगे जा रहा है। इससे सिर्फ यही हो रहा है कि आप जो है पेपरों पे अंक ला रहे हैं, नंबर्स ला रहे हैं बस, और वो महज एक नंबर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपने 100 में 95 लाया, वो महज एक नंबर है और कुछ नहीं है। अगर आपको उसके बारे में कुछ याद पूछा गया तो शायद आपको उसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है और आप भूल गए। आपने इसलिए पढ़ा है क्योंकि आपको सिर्फ पेपर्स पे आपको वो नंबर्स चाहिए, लेकिन अगर जीवन में आगे सही में पढ़ना है तो उसके लिए हमें चीज़ों को सही तरीके से पढ़ना होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। सो टिल देन, thank you so much to all the students of Pride India Central School and all the students worldwide. I am Engineer Kumar Harshavardhan and I have been taking class on behalf of Pride India Central School. And the thing that we have studied today was SST. The topic that we have studied today was federalism from the polity. Okay, so thank you so much. Stay home, stay safe, and take care for all the precautions which need to be taken for the COVID-19 pandemic. बाकी हमारा जो स्टेट बिहार है वहाँ पे सबसे कम
कोरोना है, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर भी जब तक दवाई नहीं आ जाता है तब तक हम ढिलाई नहीं कर सकते हैं, और फिर तब तक के लिए हम क्या करें, हम सभी चीज़ों का ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच, एंड विल बी कंटिन्यूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।